स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम आज शामिल करेंगे आपके सवालों को। अगर आपकी कुछ सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले बताएंगे आपको सवाल पूछने का तरीका, तो वो आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश भी होता रहेगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9167329108 ये है हमारा नंबर, इस पर आप हमें कॉल कीजिए। और इसके अलावा हम सोशल मीडिया हैंडल पर भी मौजूद हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बाजार पर एक नज़र डाल लेते हैं। और आज रिकॉर्ड हाई देखने को मिले। 7 महीने बाद निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया और अभी भी अच्छी मजबूती के साथ सेंसेक्स निफ्टी कारोबार कर रहा है। और सेंसेक्स भी देखेंगे तो वो भी 63,600 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। करीब 234 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में भी है। और आज बैंक निफ्टी से भी सहारा मिल रहा है। करीब 70 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी इस वक्त बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। और आज फोकस में है अदानी ग्रुप के शेयर्स भी। अदानी एंटरप्राइजेज में 5.5% की मजबूती है। अदानी ग्रुप की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आया। यूएस में जो जांच चल रही है उसके चलते हमने आपको सुबह ही हाईलाइट कर दिया था। और देखिए उस क्लैरिफिकेशन के बाद कल जो वीकनेस थी, आज वहाँ रिकवरी देखने को मिल रही है। और अदानी पोर्ट्स भी ऊपर है करीब 2%। इसके अलावा जीएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फाइनेंस, टाइटन, यहाँ पर करीब 1.25% की तेज़ी है। कुछ स्टॉक्स लाल निशान में है, लेकिन मामूली कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ में करीब 1% की गिरावट है। कोटक महिंद्रा बैंक 0.5% नीचे है। एक्सिस बैंक, हीरो मोटर, टेक महिंद्रा भी मामूली कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ये हैं कुछ गिरने वाले स्टॉक्स निफ्टी के, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स हम देख रहे हैं आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। और सभी के सभी इंडाइसेस आज हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो मेटल स्पेस से दिखाई दे रही है। और इसके अलावा सरकारी बैंक और ऑटो में भी आज अच्छी बाइंग हम देख रहे हैं। मार्केट ब्रेथ भी ओवरऑल पॉजिटिव ही है। और हम देख रहे हैं कि आज जो रुझान है, तेज़ी जो है वो आज मिड कैप स्टॉक्स से भी आ रही है। और मार्केट ब्रेथ देखिए तो हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो 1:2 के रेशियो के साथ आज मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव नजर आ रही है। तो यह है ओवरऑल मार्केट मजबूती है आज। और आज एक्सपायरी का भी दिन है, तो उसमें हम रणनीति भी समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में अब क्या करें। और हमारे साथ दोनों ही एक्सपर्ट मौजूद हैं। 2 खास मेहमान जुड़ गए। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी से अविनाश गोरशकर और अरिहंत कैपिटल से रत्नेश गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। रत्नेश जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। बाजार ने आज फाइनली अपना ऑल टाइम हाई बना लिया। वैसे तो काफ़ी समय से इंतज़ार कर ही रहे थे और अब मात्र फॉर्मेलिटी ही रह गई थी इस लेवल को देखना। बट आज फाइनली वो जो एक लेवल हम इतने दिनों से वेट कर रहे थे वो आज आ चुके हैं। और आज जून सीरीज़ की एक्सपायरी भी है। उस लिहाज से अब इस वक्त अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो क्या कुछ सुझाव देंगे या फिर इंडेक्स अभी अवॉइड करना चाहिए? आपकी क्या राय बन रही है इस वक्त? गुड मॉर्निंग पूजा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले सभी 18 नाउ के सभी दर्शकों को मैं बधाई देना चाहूँगा इस नए हाई की। और उम्मीद करेंगे कि 18 नाउ के साथ जुड़े रहे तो ताकि आपका पोर्टफोलियो भी इसी तरह से नई नई ऊंचाई को छूते रहे। अब रहा सवाल अब इस लेवल पे क्या करना, तो डेफिनेटली काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद में एक नया हाई करा, पर मुझे ऐसा लगता है नया हाई सिर्फ एक एक नंबर है। अभी भी यहाँ से ऐसा लगता है कि एक अच्छी तेजी हमको और देखने को मिल सकती है। हालांकि एक्सपायरी इस कारण से थोड़ा सा एक पोजीशन के अकॉर्डिंग आज बाजार चलता है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो एक बार 18,910 मैं निफ्टी फ्यूचर के लेवल दे रहा हूँ तो 18,910 के ऊपर निकलती तो और एक नई तेजी आज के सत्र में भी हमको देखने को मिल सकती है, जो कि 18,950 18,980 तक के लिए भी जा सकती है। तो मेरे हिसाब से अभी लॉन्ग साइड में रहना चाहिए कि स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए 18,850 का। और आज के सत्र के लिए भी एक अगर किसी को तेजी करना है तो पॉजिटिव मोमेंट के साथ बने रहना चाहिए। बिल्कुल। तो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ बने रहे बाजार में। ये लेवल तो हमने देख लिया है, लेकिन अब यहाँ से एक नए लेवल की तैयारी और 19,000 की तैयारी भी अब आपको धीरे धीरे कर लेनी चाहिए। वो लेवल धीरे धीरे ही आएगा, लेकिन अब उसकी भी तैयारी तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी कर रहे हैं। आशीष जी, माफ कीजिएगा, अविनाश जी, आपसे भी एक बार मार्केट पर राय लेना चाहेंगे। जून सीरीज तो काफ़ी अच्छे नोट पर हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही मार्केट बना रहे, मोमेंटम बना रहे, कोई सरप्राइज ना आए, कोई नेगेटिव शॉक ना आए।
तो आज की क्लोजिंग भी शानदार रहेगी। तो जून सीरीज तो अच्छे नोट पर बंद होगा। अब अगर जुलाई सीरीज के लिए तैयारी करें तो किन स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए, कौन से सेक्टर पर नजर रखनी चाहिए, आपकी क्या राय बन रही है बाजार पर इस वक्त? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, पहले आपको और आपके सारे टीम मेंबर्स को भी निफ्टी की नई हाई की बधाई। मेरे ख्याल से बहुत समय से हम देख रहे थे कि निफ्टी 52 वीक हाई लगाएगा नहीं लगाएगा, तो मेरे फिलहाल तो नंबर है, बट जो सेंटिमेंट है मार्केट में वो काफ़ी पॉजिटिव है। और जिस प्रकार से एफआईएस के फ्लोज आ रहे हैं, एसआईपी के फ्लोज आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में तेजी बरकरार रहेगी। सेक्टर्स की बात करें तो मुझे लग रहा है, देखिए, एक सिग्नल जो मार्केट को मिला है वो एडवांस टैक्स का नंबर का है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो बड़े कॉर्पोरेट्स है, एडवांस टैक्स का नंबर काफ़ी सॉलिड आ गया। तो क्वार्टर वन के नंबर्स, यानी जून क्वार्टर के नंबर जुलाई में शुरू होंगे, तो आपको अच्छे पॉजिटिव सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑटो ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, यहाँ पे फोकस करना मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी है। इनफैक्ट जो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री है, जो रियल एस्टेट से जुड़ी है, वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट में मौके आपको बहुत मिलेंगे। रिजल्ट्स आने के बाद थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आएगी। तो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली अपने रडार पे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स रखने चाहिए। ये बाजार में क्वालिटी और परफॉर्मेंस और डेटा के ऊपर निवेशक वॉच रखना चाहिए। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स पेनी स्टॉक्स, छोटे स्टॉक्स में निवेश करते हैं, तो ये थोड़ा-सा ख्याल रखें। बट डेफिनिटली आगे आने वाले दिनों में इंडेक्स में और तेज़ी बनेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है। तो इंडेक्स में और तेजी के लिए आप बने रह सकते हैं और ये आपको जुलाई सीरीज का भी व्यू बता दिया गया। सेंसेक्स में देखिए इस वक्त 30 में से 26 शेयर्स ऐसे हैं जो कि हर शान में कारोबार कर रहे हैं और बाकी भी जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ही मामूली कमजोरी के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। तो अच्छी मजबूती 18,900 के पार अब निकलने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर टिके रहने की कोशिश कर रहा है बाजार 18,900 के ऊपर। चलिए, अब ऐसे में आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो हम शामिल करेंगे और इस बीच हमारे साथ पहले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। पंजाब से नरेश जी ने कॉल किया है हमें। नरेश जी नमस्कार, किस टॉप पर सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार मैडम, मेरे पास ऑलरेडी ना 15 शेयर रेमंड के पड़े हैं 830 में, और फिलिप्स कार्बन ब्लैक पड़े हैं 40 शेयर 110 में। 110 पर फिलिप्स कार्बन, ठीक है। ये रेमंड्स कब लिया था आपने और कितना समय अभी दे सकते हैं आप? मैडम, मेरी होल्डिंग पड़ी है, 2-3 साल हो गए। मुझे इसका भविष्य चाहिए और इसका रेट क्या आ रहा है और इसका भविष्य क्या है। ठीक है। रेमंड में एक बार राय दिलवा देते हैं पहले तो आपको। वैसे तो काफ़ी समय पहले लॉन्ग टर्म से आप होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को और इस वक्त अपने हाइस के आसपास ये स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। 1780 के आसपास का हाई था इसका और उसी के पास स्टॉक, उससे ज़्यादा दूर नहीं, उसी के पास स्टॉक कारोबार भी कर रहा है रेमंड का। क्या सलाह देंगे आप रत्नेश जी रेमंड पर? रेमंड का ओवरऑल चार्ट देखेंगे तो काफी अच्छा है। हाई फॉर्मेशन पे अपने एवरेज से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि बहुत ज्यादा एक तेजी के बाद में कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल रहा है, पर अभी भी किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं है। तो उनको मैं सलाह दूंगा कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। 1550 का एक मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस है। थोड़ा सा अगर ये जो लगता है कि मिड टर्म पे इन्वेस्टर है तो उनको 1550 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसके टारगेट हमको 1800 से 2000 रुपए तक के लिए आते हुए दिख जाएंगे। ठीक है। तो ये है व्यू रेमंड पर। अविनाश जी, फिलिप्स कार्बन ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पर हमने देखा जनवरी से लेकर अब तक लगातार एक तेजी बनी हुई है, अब ट्रेंड में है ये स्टॉक और करीब करीब 20% ये स्टॉक चल चुका है फिलिप्स कार्बन का और इनका एंट्री पॉइंट भी काफ़ी अच्छा था। अब इन स्तरों पर आप अभी भी बने रहने की राय देंगे? ओवरऑल आउटलुक क्या बन रहा है आपका फिलिप्स कार्बन पर? देखिए, मुझे लग रहा है कि इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे एंट्री की है फिलिप्स कार्बन में। मेरे ख्याल से देखिए, फिलिप्स कार्बन कंट्री का सबसे बड़ा कार्बन ब्लैक प्लेयर है और ग्लोबली इनका नंबर करीबन 3rd या 4th पोजीशन पे आता है। सबसे बड़ी बात, डोमेस्टिक टायर सेक्टर में जिस प्रकार की तेजी हमको दिख रही है, वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है, उसका सीधा फायदा फिलिप्स कार्बन ब्लैक को मिलता है, क्योंकि कार्बन ब्लैक एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है टायर मेकिंग में। और डिस्ट्रप्शन होने के बाद भी टायर कंपनीज में कार्बन ब्लैक की खपत तो होती रहेगी। सबसे बड़ी बात, इनकी अभी एक्सपेंशन एक कंप्लीट हो चुकी है, प्लस जिस प्रकार से इनका बिजनेस मॉडल है, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से स्पेशलिटी ग्रेड्स कार्बन ब्लैक के भी मैन्युफैक्चर शुरू कर दिया है। मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर इनका नजरिया 6 से 12 महीना है तो करीबन 200-210 का एक मीडियम टर्म टारगेट प्राइस मिल सकता है। क्रूड की कीमतें अगर लगातार इस लेवल पे रहती है तो मेरे ख्याल से रॉ मटेरियल का जो बर्डन है वो भी इनको थोड़ा सा कम रहेगा।
रहेगा प्लस मार्जिन्स इंप्रूव होंगे और जिस प्रकार से वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर कार और टू व्हीलर्स के, तो ये सारा बेनिफिट कंपनी को अपने बॉटम लाइन में कैप्चर करने को FY24 में मिलेगा। तो होल्ड करने की राय रहेगी, करीबन 6 से 12 महीने की टाइम फ्रेम देते हैं, तो यहाँ से भी अच्छी खासी बढ़त पॉसिबल लग रही है। ठीक है, तो ये है राय फिलिप्स कार्बन पर और होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है। इस बीच देखिए निफ्टी ने फिर से अपना रिकॉर्ड लेवल टच कर लिया है। सुबह निफ्टी अपने रिकॉर्ड हाई पर था, अब उसके भी पार निकल चुका है और टिक बाय टिक एक एक करके नए नए लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। रुक ही नहीं रहा है, 18,921 पर अब आ चुका है निफ्टी। लगातार ये अप ट्रेंड बना हुआ है। होप ऐसे ही ये तेजी बनी रहे और क्लोजिंग तक हम बढ़िया लेवल्स यहाँ पर देखिए, क्लोजिंग लेवल्स भी ऐसे ही शानदार हो, लेकिन लगातार बढ़त यहाँ पर देखने को ही मिल रही है 100 अंक ऊपर और एक ही दिन में सेंचुरी अब निफ्टी मार चुका है और शानदार तेजी 50 में से 45 शेयर्स इस वक्त तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो नज़र बनी रहेगी हमारी निफ्टी पर, लेकिन इस बीच दर्शकों के भी सवाल हमें ढेर सारे मिल रहे हैं और पुणे से शमा देशपांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। हाँ नमस्कार मैडम, रेल विकास निगम के 400 शेयर लिए हैं मैंने 131 के भाव से। कब लिया था आपने ये स्टॉक? पिछले मंथ लिया था। क्योंकि पिछले महीने हमने देखा था कि स्टॉक में एक शानदार रैली देखने को मिली थी, एक के बाद एक कंपनी को बड़े ऑर्डर मिल रहे थे। हमारी मैनेजमेंट से भी बात हुई थी इस बीच और कॉन्फिडेंट साउंड कर रही थी। बीच में कुछ जर्मन डील भी टूटने की खबर आई थी, लेकिन उस पर भी क्लैरिफिकेशन आया और स्टॉक में वहां से रिकवरी भी दिखी। लेकिन आपकी एंट्री लेवल थोड़ी ऊपरी लेवल स्तर पर हो गई है। बट अविनाश जी, आपसे समझना चाहेंगे RVNL अभी भी बने रहे स्टॉक में, आपको फंडामेंटल्स कैसे नजर आ रहे हैं इस कंपनी के? नहीं, देखिए RVNL का सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर थीम से रिलेटेड स्टॉक है। काफी बड़ी ऑर्डर बुक इनके पास है। मुझे लग रहा है कि देखिए अगर नजरिया इनका 12-15 महीने का है तो ये डेफिनेटली इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिलेगा। थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट होगा क्योंकि पिछले 12 महीने में स्टॉक बहुत ही निचले लेवल से चढ़ चुका है, बट फंडामेंटल्स अभी भी काफी अच्छे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे होल्ड करें, बट कम से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम इनको रखना चाहिए। ठीक है, समय दीजिए। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप समय देंगे तो आपको और तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और बाजार जो इस वक्त एक के बाद एक नया रिकॉर्ड लेवल बना रहा है, ऐसे में हम आपके लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडियाज लगातार एक के बाद एक रख रहे हैं। और आज के दिन ऑप्शन की रणनीति क्या अपना कर चले, ये भी एक बार समझ लेते हैं। हम एक खास सेगमेंट आपके लिए लेकर आए हैं, ऑप्शन का चैंपियन। तो चलिए रुक करते हैं उस खास सेगमेंट का, ऑप्शन का चैंपियन। हम आपके लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हैं और इस घंटे की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। ध्वनि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए टीना स्वदेश को। मार्केट में तो इस वक्त शानदार रैली देखने को मिल रही है और क्या रणनीति फिर आपकी तरफ से होगी? ऑप्शन की रणनीति किस स्टॉक, इस स्तरों पर अभी कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? गुड मॉर्निंग। यहाँ पे अगर हम ओवरऑल मार्केट की सेंटिमेंट देख रहे हैं तो सेंटिमेंट डेफिनेटली बुलिश टाइप के बने हुए हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे रैली हमें विटनेस करने को मिली है। बट यहाँ पे अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो ओवरऑल केमिकल सेक्टर्स में आज थोड़ी सी एक यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो टाटा केमिकल का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे एक साइडवेज पैटर्न बना हुआ है, जहाँ पे हमने 1020 के पास रेजिस्टेंस लिया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे टाटा केमिकल्स में आपको 1000 का जो पुट ऑप्शन है जुलाई एक्सपायरी का, उसको बाय करना है। 33 से 34 का उसके अंदर लेवल चल रहा है। आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे 30 का बनेगा और जो टारगेट यहाँ पे आपको देखना है वो 40 का है। ठीक है, तो टाटा केमिकल पर नजर रखिए। 1000 की जुलाई पुट 33-34 रुपए पर मिल रही है, लक्ष्य होगा 40 का, स्टॉप लॉस 30 का ध्वनि इस वक्त सुझा रही हैं। ठीक है ध्वनि, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए।
एक यो स्टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। बाजार है नई ऊंचाई पर और आज शेयरों से जुड़े आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं रत्नेश गोयल और अविनाश गोरक्षकर। और बाजार हम देख रहे हैं कि निफ्टी सेंचुरी लगाकर 18,900 के ऊपर पहुंच गया है। निफ्टी बैंक से बहुत ही शानदार सपोर्ट है, 160 अंकों पर है निफ्टी बैंक। और ब्रॉडर मार्केट संकेत बहुत ही शानदार, हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 2 बढ़ने वाले शेयर इस वक्त बाजार में हैं। और अडानी ग्रुप के शेयर आज बढ़िया तेजी दिखा रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि स्टील पैक में जेएसडब्ल्यू स्टील 3% ऊपर है। टाटा मोटर्स के शेयर में हम अच्छी मजबूती देख रहे हैं। टाइटन, बजाज फाइनेंस, तो जो बड़े स्टॉक्स हैं वहां से अच्छे मूव्स हैं। और निफ्टी में अगर आप एचडीएफसी लाइफ को छोड़ दीजिए जहां पर हमने अच्छी रैली देखी थी पिछले दिन, और कोई भी शेयर आधे % से ज्यादा कमजोर नहीं है। तो बाजार की ये स्ट्रेंथ साफ दिख रही है और 18,900 के ऊपर आज पहली बार बाजार निकला है। छत्तीसगढ़ से पलवान हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। पलवान नमस्कार, आप पूछिए क्या जानना है आपको। नमस्कार सर, मुझे ये जानकारी चाहिए। मेरे पास पिरामिड एंटरप्राइज के 270 शेयर है 900 की खरीदी पे, तो मैं ये कब इसको मतलब आगे इसका क्या व्यू है सर, ये मुझे जानकारी चाहिए। आपने ये शेयर लिए कब खरीदा आपने? ये शेयर लिए मैंने दिसंबर में लिया था सर, उसके बाद नीचे गिर गया। जब मैं लिया था 200 शेयर तब 950 के रेट पे, फिर 70 शेयर को लेके मैंने कुछ एवरेज किया तो 900 रुपए मेरा मतलब एवरेज बाइंग आया है अभी। ठीक है, 900 के औसत भाव पर हैं पिरामिड एंटरप्राइजेज। हम देख रहे हैं कि कम से कम पिछले महीने भर से बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी है पिरामिड एंटरप्राइजेज ने। आप यही कह सकते हैं कि मार्च में जब बाजार गिरा था वहां से जब रिकवरी की शुरुआत हुई तो पिरामिड एंटरप्राइजेज ने उसमें अच्छे से अपना योगदान दिया है। अविनाश जी, पिरामिड एंटरप्राइजेज हाल फिलहाल ये शेयर खबरों में भी रहा था। श्रीराम फाइनेंस में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी पूरी बेची थी और हमने देखा था कि उस दिन भी ये शेयर बहुत अच्छे से चढ़ रहा था। इस पर क्या भी होगा, आपको निवेशित रहें इसमें, समय दें और आगे चलेगा शेयर ये? बिल्कुल अभिषेक, देखिए पिरामिड एंटरप्राइजेज में श्रीराम फाइनेंस का स्टेक बेचने के बाद हमने एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में देखा है। मुझे लग रहा है कि देखिए रियल एस्टेट का जो इनका इनका डिवीजन है, प्लस जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का डिवीजन है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मार्केट्स अनुमान लगा रहा है कि आने वाला साल इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स में थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी तो स्टॉक में ऊपरी लेवल से बिकवाली ज़रूर आई थी, लेकिन इस लेवल से मुझे लग रहा है कि जो भी नेगेटिव्स है वो फैक्टर्ड इन है और आने वाला साल अगर अच्छा रहता है तो इनको अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड इस प्राइस से मिल सकती है। तो करीबन 12 से 15 महीने का अगर इनके पास टाइम फ्रेम है तो मुझे लग रहा है कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, तो होल्ड करने की राय रहेगी। की सलाह रहेगी पिरामिड एंटरप्राइजेस के शेयर को। लेकिन एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं क्योंकि आज कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है। बैठक में किन मुद्दों पर विचार हो सकता है बताने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए कि इश्यूज क्या है आज के मीटिंग के, कहां फोकस होना चाहिए? देखिए, कैबिनेट एंड सीसीए की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से वैसे तो कई इंपॉर्टेंट एजेंडा हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे हिसाब से और जो कि हमें अपने दर्शकों को जिसकी जानकारी देनी चाहिए वो 3 इम्पॉर्टेंट एजेंडा है। सबसे पहला तो जो ये है कि शुगर केन सीज़न 2023-24 के लिए इंडियन कैबिनेट जो है शुगर केन पर जो एफआरपी है उसकी घोषणा कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि एफआरपी में करीब 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की जा सकती है और इसको बढ़ाकर 315 रुपये प्रति क्विंटल किया जा सकता है। तो जाहिर तौर पे शुगर केन फार्मर्स के लिए आज अच्छी खबर आ सकती है। इसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट स्कीम है फर्टिलाइजर सेक्टर की, उस पर भी आज कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। जो पहला स्कीम है फर्टिलाइजर सेक्टर से संबंधित वो है पीएम प्रणाम स्कीम, जिसकी घोषणा जो है वित्त मंत्री ने बजट में की थी। आज वो कैबिनेट के एजेंडे में है, जिसके हिसाब से सरकार की कोशिश ये है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल है उसको कम किया जाए और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बढ़ावा दिया जाए। और इसीलिए पीएम प्रणाम स्कीम का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिसके हिसाब से जो भी राज्य केमिकल फर्टिलाइजर की खपत जितनी कम करेगा और उससे जो ओवरऑल सब्सिडी की बचत होगी उसका 50% संबंधित राज्य को ग्रांट के तौर पर दे दिया जाएगा। सरकार की कोशिश ये है कि इससे ओवरऑल जो सब्सिडी बर्डन है उसमें कमी लाई जाए। इसके अलावा एक और स्कीम है फर्टिलाइजर सेक्टर की, उसका नाम है गोल्ड यूरिया। एक प्रीमियम यूरिया स्कीम है जो कि सल्फर कोटेड यूरिया है।
इसका मकसद ये है कि इसका भी मकसद यही है कि केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम किया जाए और जो रिलेटिवली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। और इसमें इस स्कीम के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इस बात की आज़ादी होगी कि वो सल्फर कोटेड यूरिया के लिए जो MRP है वो तय कर पाएँ। हालांकि जो इसकी कीमतें होंगी वो नॉर्मल यूरिया से ज़्यादा होगी, लेकिन जो खपत होगी, जो क्वांटिटी का इस्तेमाल किया जाएगा पर हेक्टेयर के हिसाब से, उसकी ज़रूरत कम होगी। सरकार की कोशिश ये है कि इन दोनों ही स्कीम के जरिए ओवरऑल जो सब्सिडी का बर्डन है, अगर आप फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करें, उसमें कमी लाई जाए। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी हम ये खबर कह सकते हैं फर्टिलाइजर स्पेस के लिए, क्योंकि जो सब्सिडी वाला जो मसला होता है हर साल अटकता है और इसको लेकर सरकार कोशिश करे कि एक वैकल्पिक कम से कम व्यवस्था तैयार की जाए। और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आ गया है वैकल्पिक एक फर्टिलाइजर, और पीएम प्रणाम स्कीम से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बढ़ावा देने पर जोर है। और इसके अलावा गन्ने के FRP में बढ़ोतरी की जा सकती है 10 रुपये प्रति क्विंटल की। हालांकि कितना इंपॉर्टेंट होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अविनाश जी, जरा ये दूसरी जो खबर है ना फर्टिलाइजर को लेकर, क्योंकि कल हमने देखा था कि फैट के शेयर में बहुत शानदार तेजी थी। आपसे इस पर एक व्यू लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बढ़ावा दिया जाएगा, अविनाश जी इस पर राय चाहेंगे। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए सब्सिडी का बर्डन जरूर कम करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर देगी ये स्कीम। ये आपको लगता है कि ये पॉजिटिव हो ओवरऑल सेक्टर के लिए अगर सब्सिडी का बर्डन कम होता है सरकार के लेवल पर? तो और दूसरी चीज कि फैक्ट के शेयर में हम लगातार तेजी देख रहे हैं। कल भी शायद इस खबर की आहट थी, कहीं सेंस कर रहा था बाजार, और कल भी हमने बढ़िया तेजी देखी थी फैक्ट के शेयर में। अमेजिंग रैली रही है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अब क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि मॉनसून देखिए दस्तक दे चुका है, पूरे भारत में आ भी चुका है। नहीं, बिल्कुल अभिषेक, देखिए मुझे लग रहा है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। एक तो देखिए मुझे लग रहा है कि मानसून का प्रोग्रेस काफी अच्छा हो चुका है, जो डेफिसिट था वो अभी कम हो चुका है। दूसरी बात, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जिस तरह से गवर्नमेंट पुश कर रहा है, हालांकि ये थोड़े से महंगे हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर आप लॉन्गर टर्म पिक्चर देखें तो सारी कंपनीज को बेनिफिट होगा, क्योंकि उनके डिस्ट्रीब्यूशन बेस से ये फर्टिलाइजर्स बेचे जाएंगे। तो आई वुड से दैट कोरोमंडल, उसके बाद फैक्ट, उसके बाद रैलीज, ये सारे जो बड़ी फर्टिलाइजर कंपनीज है, अरे मेरे ख्याल से गवर्नमेंट सरकारी कंपनीज ज़्यादा इसमें भाग लेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी अगर इसका बेनिफिट मिलता है तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से वो ज़रूर इस प्रोडक्ट को पुश करेंगे, क्योंकि ये नेचर फ्रेंडली है और रियलाइजेशन वाइज यूरिया या DAP से काफ़ी बेहतर है। तो यील्ड तो डेफिनेटली बढ़ेगा, और यील्ड बढ़ेगा तो फार्मर्स डेफिनेटली इस नए प्रोडक्ट के लिए हाँ करेंगे। हालांकि ये थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आज आपने शुरू किया और कल रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली ये प्रोसेस शुरू हुआ है, तो गवर्नमेंट भी चाहेगी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पे ज़्यादा फोकस हो। तो लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली फर्टिलाइजर कंपनीज को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि इससे यील्ड बढ़ेगा और उनकी खपत भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो फर्टिलाइजर शेयरों पर नजर रखिए। कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी जिसमें कि पीएम प्रणाम स्कीम को मंजूरी मिल सकती है, और थोड़ी देर पहले प्रकाश हमें खबर भी बता रहे थे, और उसके चलते फर्टिलाइजर शेयर्स आज फोकस में रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब रुक करते हैं कमोडिटी मार्केट का। और रोज की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं खास सेगमेंट, जहां पर कि विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट की छोटी छोटी बारीकियां आसान भाषा में। तो रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, कमोडिटी की ABCD। कमोडिटी की ABCD में हम बात ग्वार की आज इसलिए करेंगे क्योंकि मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और सबसे ज़्यादा बारिश राजस्थान में हुई है। और राजस्थान में अगर बारिश बढ़ती है तो ग्वार का उत्पादन बढ़ता है, और उससे होता क्या है कि इस कीमतों पर इस पर दबाव आती है। खरीफ सीजन की का फसल है ये। दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक भारत है और दुनिया के कुल उत्पादन में 80% उत्पादन सिर्फ राजस्थान में होता है। तो एक बड़ा उत्पादन का बेल्ट है, वहाँ पर बारिश इस बार अच्छी है। ग्वार सीड में क्या क्या इस्तेमाल होता है? ग्वार सीड का तो एक तो पशु चारे के तौर पे उसका कोरमा और चूरी का इस्तेमाल किया जाता है। ग्वारगम जो उसके जो सीड्स होते हैं उसके छिलके को उतार कर उसे पीस कर जो उसका चूरन बनाया जाता है वो ग्वारगम है। उसका कई सारे इंडस्ट्रियल यूजेज है, चाहे वो पर्सनल केयर में हो, फूड बेवरेजेस वगैरह में हो, चाहे वो वाइल्ड ड्रिलिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल हो, तो तमाम तरह के इंडस्ट्रियल यूजेज है। तो मल्टीपर्पस एक कमर्शियल
एग्रीकल्चरल क्रॉप है, एक्सपोर्ट वैल्यू इसकी इतनी ज़्यादा है, एक एसेट क्लास के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप पिछले 3 साल 5 साल का रिटर्न देखें तो सालाना रिटर्न डबल डिजिट में, यानी 10% ज़्यादा का रिटर्न दिया है। कई साल ऐसे दिखेंगे जहां पर आपको 15 से 17% तक के भी रिटर्न देखने को मिले हैं, ग्वार सीड में भी और ग्वारगम में भी। तो एक शानदार रिटर्न, शानदार एसेट क्लास है। तो इसका वायदा बाजार में इसकी ट्रेडिंग होती है। तो अगर किसी कारोबारी रिस्क को कम करना चाहते हैं तो इसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 मीट्रिक टन का ग्वार सीड का ट्रेडिंग और डिलीवरी यूनिट है और 5 मीट्रिक टन का ग्वारगम का ट्रेडिंग और डिलीवरी यूनिट है। और एक्सपायरी डेट दोनों की 20 तारीख है और एनसीडीएक्स में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ट्रेडिंग होती है। तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। तो इसी पर हम आज एक खास पेशकश भी करने वाले हैं कि मानसून से जोड़कर कि मानसून की रफ्तार क्या ग्वार की कीमतों पर पड़ेगी इसकी मार। तो ये आपके लिए लेकर आएंगे मुनाफे की मंडी में आज। ठीक है, मानसून की रफ्तार ग्वार पर क्या पड़ेगी मार। लेकिन विश्वमन, आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे थे कि पूरी दुनिया का ग्वार का करीब 80% भारत में होता है और भारत का जो प्रोडक्शन उसमें 72% अकेले राजस्थान में होता है। और आप बता रहे हैं कि इतने सारे इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं इसके, तो बाकी जगहों पे क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस इसके लिए फेवरेबल नहीं है या फिर कोई और वजह है इसके लिए? देखिए, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एग्री एक्सपर्ट्स हैं राजस्थान के, उनका कहना है कि जो वहाँ की जो बेल्ट है ना, जो एक तो इनको शुष्क क्लाइमेट चाहिए जो राजस्थान में वहाँ होता है, और साथ ही बारिश भी चाहिए। दोनों तरह की चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं मानसून के लिए, जो राजस्थान काफ़ी फेवरेबल है उसके लिए। तो इस वजह से कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और उसका जो यूजेज है, बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्री है, चाहे वो पेपर हो, टेक्सटाइल हो, फूड केयर हो, पर्सनल केयर हो, और ऑयल इंडस्ट्री में तो होती है, ड्रिलिंग के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे इस्तेमाल है, अब बहुत प्रॉफिटेबल है। और आपने देखा भी है कैश एंड कैरी में 15% तक के सालाना रिटर्न लोग इसमें कमा रहे हैं। तो एक एसेट क्लास के तौर पर भी एक बढ़िया एग्री का एक प्रोडक्ट है ग्वार सीड और ग्वारगम। ठीक है, तो ये ग्वार सीड और ग्वार कारोबार को ओवरऑल अभी आपको विश्व मोहन समझा रहे थे। और इसके अलावा इससे जुड़ा एक स्पेशल शो भी हम आपके लिए 11:30 बजे लेकर आएंगे। अब वापस लौटते हैं इक्विटी मार्केट की तरफ और हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं पुणे से। संजय जुड़े हैं हमारे साथ। संजय जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते मैडम, मेरे पास EKC है, 181 पे बाइंग है, 225 शेयर है। ये तो बहुत पहले की खरीद लग रही है आपकी। ठीक है, इस पे राय दिलवा देते हैं। रत्नीश जी क्या सजेस्ट करेंगे? 181 पर लिया था इन्होंने, काफ़ी समय दे चुके होंगे। स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी और हमने तो 100 के नीचे भी फिसलता हुआ देखा था इस स्टॉक को। अब वहाँ से हल्का रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो रिकवरी है इसमें अभी भी बने रहे स्टॉक में और नुकसान की भरपाई हो सकती है इनकी, या फिर इन स्तरों से निकल जाए एवरेस्ट कांटों से? जो इनका खरीदी भाव 181 रुपए का काफी थोड़ा सा ऊंचा भाव है। कंटिन्यू इसमें लोअर लो फॉर्मेशन बनते हैं दिख रहे, हालांकि थोड़ा सा लगता है कि रेट बन रहा है, पर अभी भी जो इनका खरीदी भाव वो तो काफी दूर है, जल्दी आते हुए नहीं दिख रहा है। पर मेरे हिसाब से अगर हमने इतना वेट करा, थोड़ा सा और वेट करें, मैं उनको स्टॉप लॉस देना चाहूंगा। 100 रुपए का वो स्टॉप लॉस लगाए। कहीं पे भी एक बार 130 रुपए के ऊपर निकलेगा, थोड़ी सी एवरेज कर ले अगर इनके पास निवेश के लिए और पूंजी, तो 160 रुपए तक या 170 रुपए तक आएगा, तो वहां पे फिर इनको एग्जिट मिल जाएगी। तो 130-35 रुपए के ऊपर एवरेज करें, 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा और 160 से 70 रुपए के बीच में आएगा, तो वहां पे फिर निकल जाए। ठीक है, एवरेस्ट काउंटर में उछाल पर निकलने की सलाह है रत्नेश की तरफ से। मुंबई से मनीष हमारे साथ हैं। मनीष जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? कोटक महिंद्रा सर, जयपुर से सर, मुंबई से नहीं, जयपुर से। कोटक महिंद्रा कौन से भाव पर आपके पास है? 1840 के भाव से। 1840 के भाव पर है। आपके भाव के तो आसपास ही है। आपने हाल फिलहाल लिया है क्या? जाता है तो नीचे आया, तो 1 महीने सुपर हो गया। अच्छा, 1 महीने से ऊपर हो गया। हाँ जी। ठीक है, महीने भर का समय दे दिया है, लेकिन इनका शेयर जहां था वहीं पर अभी भी है, थोड़े मोड़े उछाल देखने के बाद। लेकिन इस पर अविनाश जी क्या आपका व्यू है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में फिर से एक नई तेज़ी की शुरुआत हो गई है और जो फ्रंट लाइन वाले जो बैंक्स हैं, SBI हो गया, इंडसइंड हो गया, HDFC बैंक, वहाँ पर एक हम चलने की शुरुआत, फिर से एक नई तेज़ी की शुरुआत हो गई है। क्या आपको लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक भी अब फिर से चलेगा? हालांकि अगर हम महीने भर की बात करें तो 5-6% ये शेयर नीचे आया है।
क्या करेक्शन पर एवरेज करने का भी मौका होगा जिन्होंने थोड़े ऊपर के भाव पर लिए हैं? देखिए अभिषेक, अगर हम बैंक का चौथी तिमाही का रिजल्ट देखें और जिस प्रकार की मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है, मैनेजमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि आने वाला साल बहुत अच्छा रहेगा। प्लस चौथे क्वार्टर में इन्होंने रिकॉर्ड नेट इंटरेस्ट मार्जिन दिखाया, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक हो चुकी है। रिजल्ट्स के बाद थोड़ी सी बिकवाली जरूर आई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए नजरिया अगर आपका कम से कम 12-15 महीने का है, क्योंकि ये ज्यादातर फ्रंटलाइन कंपनीज है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना जरूरी है। अगर थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम ये इन्वेस्ट करके रुक सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि इनको जरूर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। बैंक बहुत ही स्ट्रांग फुटिंग पे है, एसेट क्वालिटी पे, कॉर्पोरेट कैपेक्स अगर बढ़ता है तो वहां पे भी उनको फायदा होगा। प्लस इनका रिटेल नेटवर्क भी अभी काफी बड़ा है, तो मुझे लग रहा है कि 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम दे दीजिए। अगर इनके पास थोड़ा सा फंडिंग और लिक्विडिटी अवेलेबल है, थोड़ा सा ये करंट प्राइस पे एवरेज भी कर सकते हैं, बट अगले 12-15 महीने के लिए अगर ये होल्ड करते हैं तो मुझे लग रहा है कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो होल्ड करने की राय, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक थोड़ा टाइम जरूर लेगा, लेकिन अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देने का पोटेंशियल रखता है। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक कोई दिक्कत नहीं है होल्ड करने में, आप बने रह सकते हैं स्टॉक में। अगला सवाल इंस्टाग्राम पर हमें राजेश जी का आया है। इनका सवाल है ट्राइडेंट पर 107 शेयर्स इन्होंने 35 रुपए के भाव पर लिया हुआ है, और ट्राइडेंट इस पर भी देखिए इनकी खरीद के पास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है। पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं इन्हीं रेंज के आसपास अटका हुआ है, तो ज़्यादा कुछ ना नुकसान हो रहा है ना प्रॉफिट इनको बहुत बड़ा हो रहा है इस शेयर पर। रत्नेश जी क्या सजेस्ट करेंगे, ट्राइडेंट में किसी उछाल के लिए भी वेट करना चाहिए या फिर निकल जाए? देखिए ट्राइडेंट में हमको काफी एक लंबी तेजी देखने को मिली थी 2021 से लेके 2022 तक। उसके बाद में कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में ये चल रहा है, और इसमें किसी भी तरह के भी पूरा तरह से ये बिल्कुल आप देखें कंपेयर करें मार्केट के साथ में तो अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी कहीं पे भी इसमें बेस बनते नहीं दिख रहा चार्ट पे, अभी इनकी खरीदी के आसपास ही। तो मेरे हिसाब से बाजार नई हाई पे और इनका स्टॉक जब लो पे रखा रहता है थोड़ा काफी पेन होता है। तो मेरे हिसाब से इसमें से निकल जाए, और जो भी पूंजी आती है किसी दूसरे स्टॉक, अच्छे स्टॉक्स में लगा दें। हम ईटी नाउ पे हमेशा बहुत सारे स्टॉक करते रहते डिस्कस, उसमें से किसी स्टॉक अच्छे स्टॉक्स में ले ले, तो इनकी जो नुकसान की भरपाई है वो आई थिंक हो जाएगी। तो इसमें से निकल के दूसरे स्टॉक में स्विच करें। ठीक है, ट्राइडेंट काफी समय से एक दायरे में है और ज्यादा हम मूवमेंट देख नहीं रहे हैं। एक दायरे में ये फंसा हुआ है शेयर, 33-34 रुपए के आसपास का भाव है, यहां से आपके लिए निकलने की सलाह है। संजय गुप्ता का सवाल लेंगे जो कि आया है व्हाट्सएप के जरिए, और इनके पास है एडलवाइस के 1500 शेयर 70 रुपए के भाव पर। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के डिलिस्टिंग की जब खबर आई अविनाश जी, तो हमने देखा कि तमाम जो ब्रोकिंग वाले स्टॉक्स थे वहां पर एक अच्छी हमने रौनक देखी, वहां पर तेजी आई थी। एडलवाइस फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो 50 रुपए के आसपास के फिलहाल भाव है, 70 की इनकी खरीद है, इनको नुकसान हो रहा है। आपको उम्मीद है एडलवाइस से कि इसमें अगर आप समय दें तो प्रॉफिट में आएंगे, या फिर ये जो लैकलस्टर परफॉर्मेंस है ऐसे ही बना रहेगा? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है एडलवाइस फाइनेंशियल में एक बड़ा ट्रिगर है कि उनका जो वेल्थ मैनेजमेंट यूनिट है वो अभी लिस्ट होने वाला है, जिसका नाम नोवामा है। मेरे ख्याल से मार्केट्स काफी समय से इंतजार कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से एडलवाइस को मिलेगा। दूसरी बात मुझे लग रहा है कि देखिए एडलवाइस ने पहले से ही अपना बिजनेस मॉडल डी रिस्क किया था, वो ब्रोकिंग के पेपर नहीं, काफी दूसरे वर्टिकल्स पे अपना इनकम जनरेट करती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि अभी जो भाव है उसमें सारे नेगेटिव्स फैक्टर्ड इन हो गए हैं। अगर कैपिटल मार्केट ठीक ठाक करता है, प्लस अगर ओवरऑल फाइनेंस मार्केट ठीक ठाक करता है, तो अच्छी ग्रोथ आएगी। तो मुझे लग रहा है कि इनको अभी इस वक्त तो लॉस में पोजीशन निकालनी नहीं चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करें। मेरे ख्याल से 8 से 12 महीने में ये नोवामा का लिस्टिंग हो जाएगी, प्लस ओवरऑल जो बिजनेस पोटेंशियल है FY24 का वो काफी अच्छी तरह से सुधरेगा। तो होल्ड करिए और थोड़ा सा इंतजार करिए, इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एडलवाइस को लेकर ये व्यू अविनाश जी की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी ढेर सारे सवालों को हम करेंगे शो में शामिल, आपके जाएगा नहीं। एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, GQG पार्टनर्स ने अडानी शेयरों में अपना निवेश बढ़ाया है और अडानी एंटरप्राइजेज अडानी ग्रीन में $1 बिलियन का निवेश किया है। GQG पार्टनर्स ने ये बड़ी खबर आ रही है कि खुले बाजार से भी अब शेयर खरीदे हैं। GQG पार्टनर्स ने निवेश बढ़ा दिया है। GQG ग्रुप और दूसरे निवेशकों का अडानी ग्रुप में ब्लॉक डील की खबर आई है, और आज हम देख भी रहे हैं कि अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वहां पर एक रिन्यूड इंटरेस्ट है, बढ़िया तेजी हमें देखने को मिली है। अडानी एंटरप्राइजेज है 5% की शानदार बढ़त के साथ निफ्टी का टॉप गेनर। इसके पहले
30 मई को भी खबर आई थी कि जीक्यूजी पार्टनर्स ने अडानी ग्रुप में अपना निवेश और बढ़ाया है। इसके पहले हिंडनबर्ग के पूरे एपिसोड के बाद जीक्यूजी पार्टनर्स की तरफ से निवेश आया था अडानी ग्रुप की 4 कंपनीज में, और उसके बाद हमने शेयरों में बढ़िया रिकवरी देखी भी थी। तो लगातार जीक्यूजी पार्टनर की तरफ से यहां पर निवेश हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इस वक्त की आज की इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि बाजार का रिकॉर्ड हाई के अलावा जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि जीक्यूजी पार्टनर्स ने अपना निवेश और बढ़ा दिया है। निवेश की जो रकम बताई जा रही है वो $1 बिलियन की बताई जा रही है। इसके बारे में और हम डिटेल इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं उसमें अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन, इन कंपनीज में निवेश किए हैं। कुल ब्लॉक डील की बात करें तो $100 करोड़ की ब्लॉक डील हुई है अडानी ग्रुप के शेयरों में। और आज आप सुबह से देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं बेहतरीन तेजी के साथ ये कारोबार कर रहे हैं। 5.25% ऊपर अडानी एंटरप्राइजेज। अडानी पोर्ट्स की बात करें तो ये शेयर भी है करीब 3% ऊपर अडानी ग्रीन, जिसमें कि निवेश की खबर आ रही है। अडानी ग्रीन का शेयर भी, हालांकि आज इसमें परफॉर्मेंस नहीं है, आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये कमजोरी के साथ शायद ट्रेड कर रहा है, इसको फिर से हम चेक करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वोलेटाइल ट्रेड इसने जरूर दिखाया है। लेकिन जो फ्रंटलाइन जो स्टॉक्स हैं, अडानी एंटरप्राइजेज 2400 रुपए के भाव को फिर से हासिल कर लिया है अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर ने। आपको ध्यान रखना चाहिए कि अडानी एंटरप्राइजेज का जो शेयर है, हमने देखा था कि 1200 रुपए के आसपास तक इसका भाव हो गया था। इनफैक्ट 1017 का इसका 52 हफ्ते का लो लेवल है। सुबह अडानी ग्रीन में करीब 2.25% इक्विटी एक्सचेंज हुई है, यानी कि 2.25% हिस्सेदारी के लिए ब्लॉक डील हुई है। और अब यह खबर आ रही है कि जीक्यूजी पार्टनर्स ने ये निवेश किया है अडानी ग्रुप के शेयरों में। इस वक्त आप देखिए अडानी वेलमर 1.5% ऊपर है। अडानी ग्रुप के आपको बता दें कि कुल 9 स्टॉक्स लिस्टेड हैं, जिसमें कि आप एसीसी, अंबुजा और एनडीटीवी को भी अगर शामिल कर लें तो। लेकिन ये फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज जो है, और यहां पर हम 5.25% के आसपास की शानदार मूव्स देख रहे हैं। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे सहयोगी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर एक उत्साह बढ़ाने वाली और बाजार के उत्साह को भी बढ़ाने वाली, क्योंकि बाजार में जो हमने एक डर का माहौल देखा था हिंडनबर्ग के पूरे आरोपों के बाद, उसके बाद हालांकि अडानी ग्रुप को क्लीन चिट भी मिल गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जो पैनल बनाया गया था उनकी तरफ से उनको कोई दिक्कत नहीं मिली, एक तरह से क्लीन चिट दे दी, और उसके बाद हमने शेयरों में तेजी देखी भी। और एक उत्साह बढ़ाने वाली खबर फिर से कि जीक्यूजी पार्टनर्स ने अपना निवेश अडानी ग्रुप के शेयरों में बढ़ा दिया है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ हमारे सहयोगी अजय शर्मा जुड़ रहे हैं। अजय, बताइए, निश्चित तौर पर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली, क्योंकि लगातार जीक्यूजी पार्टनर्स, अब ये क्या तीसरा ट्रांच है जब उन्होंने अपना स्टेक रेज किया है? जी हाँ अभिषेक, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि $1 बिलियन वर्थ ऑफ एडिशनल परचेजेस जीक्यूजी और दूसरे मार्की इन्वेस्टर्स ने आज सुबह ब्लॉक डील में किया है। हमने सुबह ही बताया था अपने ओपनिंग शो में कि अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ग्रीन में ब्लॉक डील्स हुई हैं। अब हमें ताज़ा जानकारी मिल रही है एक्सक्लूसिव सोर्सेज से। टॉप मार्केट के सोर्सेज बता रहे हैं कि 2.2% अडानी एंटरप्राइज में और 1.6 अडानी ग्रीन में आज ब्लॉक हुआ सुबह। वो $1 बिलियन एडिशनल परचेज हुई है जीक्यूजी पार्टनर्स, राजीव जैन और दूसरे मार्की इन्वेस्टर्स से। मैं बता दूं कि पिछले 3-4 दिनों से अडानी ग्रुप स्टॉक्स में बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्पेशली उन्होंने जब से एबिटा के बारे में गाइडेंस दी थी सैटरडे को पीटीआई के इंटरव्यू में, और अगर आप देखें ये तीसरी परचेज है जीक्यूजी की। पहले उन्होंने पार्टिसिपेट किया हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, उसके बाद उन्होंने, हमने ये भी बताया था कि 400 से 500 मिलियन डॉलर की ओपन मार्केट परचेजेस की हैं उन्होंने, वो भी उन्होंने की, और आज ब्लॉक में पार्टिसिपेट किया। तो ये थर्ड टाइम जीक्यूजी पार्टनर राजीव जैन बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाल रहे हैं। खैर उन्होंने पैसा ही बहुत कमाया है। मैं आपको बता दूं रेफरेंस के लिए कि जब पीक ऑफ नेगेटिविटी और पेसिमिज्म था, बुरी खबर अपने चरम पे थी, वहां से जीक्यूजी पार्टनर्स की बेट ऑलमोस्ट डबल हो गई है, आप समझ रहे हैं। तो अब उसको, उनका बढ़ता हुआ इंटरेस्ट देख के काफ़ी आश्चर्य भी हो रहा है मुझे। लेकिन जिस हिसाब से अगर वैल्यूएशन इनके गिर गए थे स्टॉक्स के, कुछ नेगेटिव नहीं आया। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की भी रिपोर्ट इनके फेवर में आई, वैल्यूएशन नीचे आ गए थे, और मैनेजमेंट ने बहुत ज़बरदस्त गाइडेंस दी है एबिटा को बढ़ाने पे और अपनी ग्रोथ को थोड़ा रीअलाइन करने पे, कि प्रॉफिटेबिलिटी और एबिटा पे बहुत फोकस करेंगे नेक्स्ट 2-3 साल। और अब ये ताज़ा जानकारी कि जीक्यूजी ने $1 बिलियन 7,500 करोड़ रुपए की एडिशनल बाइंग आज सुबह कर डाली।
जीक्यूजी की तरफ से राजीव जैन, आप कह सकते हैं उनकी तरफ से ये फिर से नया निवेश आया है, क्योंकि मार्च में उन्होंने करीब 15,500 करोड़ रुपए के आसपास की रकम का निवेश किया था और उस रकम पर जिसका कि अजय जिक्र भी कर रहे हैं कि बड़ा उनको मोटा प्रॉफिट हुआ, वो रकम बढ़ के 24,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन ये फ्रेश राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, अजय कह सकते हैं कि राजीव जैन एक बड़े संकट मोचक बने थे, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है अडानी ग्रुप की कंपनीज में वो कुछ और ही कहानी कहती है। देखिए, संकट मोचन तो बने थे, उस समय उन्होंने एफपीओ भी प्लान किया था, बट एक बड़ी कॉन्ट्रा कॉल ली थी राजीव जैन ने और वो बेट उनको काम भी आ गई। जी हाँ, कोई संदेह नहीं है कि एसेट्स बैक्ड ग्रुप है, कैश फ्लो बन रहा है, लेकिन लोग थोड़ा सवाल उठा रहे थे कि साहब डेट का क्या करेंगे, बहुत डेट बढ़ गया। लेकिन कदम उठाए, ग्रुप ने कदम उठाए अपने डेट को कम करने के, प्लेजेस कम करने के, तो सारी चीज़ें एड्रेस कर दी हैं ग्रुप ने। तो उस हिसाब से देखिए तो जो कदम उठाए, ग्रोथ को रियलाइन किया है, प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस डाला है और गाइडेंस बहुत स्ट्रांग दी है, उसके हिसाब से देखें तो स्टॉक मार्केट किस बात को रिवॉर्ड करता है, इसी बात को तो रिवॉर्ड करता है। और जिस हिसाब से डिसप्रपोर्शनेट रिवॉर्ड भी मिला उनको, पहली परचेज से स्टॉक डबल हो गए ऑलमोस्ट। शुक्रिया अजय। तो ये अडानी ग्रुप में जीक्यूजी के नए निवेश को लेकर हम बता दें कि जीक्यूजी पार्टनर्स की राजीव जैन है, वह चेयरमैन हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं और 2016 में उन्होंने ये कंपनी शुरू की थी, फिर उसको ऑस्ट्रेलिया में लिस्ट भी कराया और उसके बाद अडानी ग्रुप पर जो भी इंटरेस्ट है, ये जो भरोसा है, लगातार ये बढ़ता जा रहा है और आज फिर से $1 बिलियन के नए निवेश की खबर आई है अडानी ग्रुप की कंपनीज में। 4 कंपनियों से उन्होंने निवेश की शुरुआत की थी, उसके बाद से कह सकते हैं कि पूरे ग्रुप की जो एक तरह से जो दिक्कतें शुरू हुई थी, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी, कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ी की जा रही थी, उन आशंकाओं को भी दूर किया और बाजार को भी कहीं ना कहीं स्थिरता का भरोसा भी दिया था। अडानी एंटरप्राइजेस 5% ऊपर है, 2400 रुपए के आसपास के भाव हैं। इस पर जरा अविनाश जी आपसे एक व्यू चाहेंगे। फिर से जीक्यूजी पार्टनर्स, जो कि अब एक जाना माना नाम हो गया है, 4-5 महीने पहले तक शायद इसको लोग जानते नहीं थे, इतना चर्चा में नहीं था, लेकिन अब सब लोग जानते हैं। राजीव जैन का नाम भी सबने सुन लिया है। आप इस निवेश के बारे में क्या कहेंगे और अडानी ग्रुप को लेकर, अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर अब आपका क्या व्यू है? कि ये जो बाइंग हो गई है, तीसरे बार जीकेजी ग्रुप ने पैसा लगाया है, मेरे ख्याल से देखिए ये बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर है। नॉर्मली क्राइसिस होता है तभी क्राइसिस में स्टॉक्स को खरीदते हैं। मेरे ख्याल से देखिए क्लियरली एक रिफ्लेक्शन है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स जब कोई भी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते हैं। इनका इंटेंशन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इससे ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट इंप्रूव होगा। हम सभी जानते हैं कि अडानी ग्रुप स्टॉक्स में जब बाइंग आती है तभी ओवरऑल सेंटिमेंट भी थोड़ा सा एक बूस्टअप होता है। रही बात अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर, तो देखिए आपके चैनल पे हमने ऑलरेडी कहा है कि अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी विल्मर प्लस अंबुजा और एसीसी, ये ऐसी कंपनीज है जो हार्ड एसेट्स में काम करती है। अडानी एंटरप्राइजेस तो इनकी होल्डिंग कंपनी है जो सारी कंपनीज को कंट्रोल करती है। बट ओवरऑल ये ग्रुप की सबसे काबिलियत पॉजिटिव है कि इन्होंने हार्ड एसेट्स क्रिएट किए हैं जिनको कम से कम 15-20 साल लगे और जो कैश फ्लो जनरेटिंग एसेट्स है। तो वैसे तो डेफिनेटली इनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी स्ट्रांग है, सिर्फ डेट को लेके थोड़ी सी अड़चन थी। मेरे ख्याल से एज लॉन्ग एज कंपनी कैश फ्लो जनरेट करती है, अपने कर्जे को टाइम पे रीपे करती है, ये मार्केट्स को एक बार दिलासा होता है। तो मेरे ख्याल से और भी रीरेटिंग इस लेवल से पॉजिटिवली हो सकती है। तो नेट नेट मुझे लग रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हाई रिस्क लेना चाहते हैं, जो वॉलेटिलिटी के साथ पसंद करते हैं, उनको डेफिनेटली ऐसे स्टॉक्स में जरूर निवेश करना चाहिए लंबी अवधि के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वॉलेटिलिटी ये स्टॉक्स में काफी हाई रहेगी। ठीक है, वॉलेटिलिटी वाला जो फैक्टर है उसको थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पर अडानी ग्रुप्स की तरफ से बार बार जो सफाई भी आई है कि डेट की सर्विसिंग वो बहुत ही टाइमली करते रहे हैं, उसको लेकर कोई कंसर्न्स नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत वॉलंचकर हमारे साथ हैं। विनीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। विनीत जी, देखिए कोई भी निवेशक जब आता है ना, उसका मोटिव सिर्फ एक होता है, पैसे कमाना। यही मोटिव जीक्यूजी पार्टनर्स का भी होगा क्योंकि वो एक निवेशक ही है। आप ये बताइए कि जो नया निवेश आया है ये कॉन्फिडेंस कितना बढ़ाने वाला है? ये देखिए, ये फॉलोअप एडिशनल बाइंग है काउंटर में, तो डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस वेरी हाई रहेगा स्टॉक पे, उनको काफी वैल्यू नजर आती रहेगी, इसलिए वो लोग बाय कर रहे हैं एंड दे आर वॉइसिंग आवर बुलिश सेंटिमेंट। हमें लगता है कि अगस्त 15 के बाद में जब भी एसआईटी सुप्रीम कोर्ट की अपना जजमेंट देगी,
उसके बाद में इन्वेस्टर्स को लगेगा काश मैंने ये स्टॉक खरीदा होता पहले। तो ये जो फ्रिवलेस हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जो एलिगेशंस है, हमें लगता है कि वेरी स्ट्रांगली ये पुट डाउन हो जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आने के बाद में ये स्टॉक काफी एग्रेसिवली बढ़ता रहेगा। तो जो इन्वेस्टर्स वॉलेटिलिटी संभाल सकते हैं उनको बाय ऑन डिप करना चाहिए, बट बेटर स्ट्रेटेजी वुड बी टू बाय हायर वंस द क्लाउड्स आर क्लियर्ड आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट एसआईटी जजमेंट। ये और वैसे भी जो निवेशक होते हैं उनको तो शायद वॉलेटिलिटी उतनी देखनी भी नहीं चाहिए शॉर्ट टर्म वाले, क्योंकि अगर निवेश कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो नज़रिया है वो लंबी अवधि का ही लेके चलते हैं। आपको ज़रा मैं ना बाजार पर भी आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि आज रिकॉर्ड हाई पर निफ्टी और सेंसेक्स दोनों पहुंचे हैं। निफ्टी ने 18,951 का रिकॉर्ड बना लिया है। विनीत जी, इस पर दो सवाल खड़े होते हैं। आज की जो तेज़ी है, क्या आपको लगता है कि ये तेज़ी ऐसे ही आगे जारी रहेगी या फिर थोड़ा सा कॉशियस भी होना चाहिए यहां से, क्योंकि बाजार के लिए तेजी के अब नए फैक्टर्स क्या होंगे, इस पर लोगों का फोकस होगा? देखिए, तीन चीज पे ध्यान रखना चाहिए। एक तो अगर आप दिसंबर 24 की वैल्यूएशन देखेंगे तो 17 टाइम्स है निफ्टी, तो ज्यादा महंगा भी नहीं है। दूसरी चीज जो मार्केट की बहुत बड़ी कंसर्न थी कि बारिश मानसून कैसा रहेगा, तो हमें लगता है कि मानसून चालू हो चुका है, डेफिसिट कम होता जा रहा है और आगे जाके ये डेफिसिट काफी गेन्स कर लेगा। एंड हमें संभावना है कि वंस द मानसून इज थ्रू आपके रूरल स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग भी बढ़ जाएगा। तीसरी चीज जो इन्वेस्टर्स को ज्यादा ध्यान में नहीं है कि अगस्त के बाद में जब भी ब्रिक्स करेंसी अनाउंस हो जाएगी तभी आप देखेंगे कि देयर विल बी अ रेडिकल शिफ्ट ऑफ मनी फ्रॉम वेस्टर्न इकोनॉमी टू द ईस्टर्न वर्ल्ड। और इनमें अगर आप देखोगे तो एक ही कंट्री है जिसका, लार्ज डेवलपिंग कंट्री जिसका डेट टू जीडीपी सबसे लोएस्ट है, और वो है इंडिया। तो उसके कारण हमें लगता है कि इंडिया का री रेटिंग भी हो जाएगा बाय ऑल द रेटिंग एजेंसीज और यहाँ पे आपको फ्लो ऑफ मनी नजर आएगा। ठीक है विनीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और अडानी के मुद्दे के साथ साथ बाजार पर भी अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। चलिए, शो को यहीं पर अब समाप्त करने का समय हो गया है। अविनाश जी और रत्नेश जी, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।